हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मेरा नाम गौतम शर्मा है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैरिज के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है हमारा मैरिज। और इसमें हम कोई भी इमोशनल एंगल जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लॉजिकल बातें होगी, कोई भी अनलॉजिकल बातें नहीं होंगी। सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश करेंगे शादी को, है ना। और किसी भी तरह का 7 जन्मों वाला बंधन या रब ने बना दी जोड़ी या आसमान में जोड़ियां बनती है, इस टाइप की बातें नहीं करेंगे हम। मैरिज को एक बहुत ही अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका सोशोलॉजिकल एंगल देखने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिकल एंगल देखने की कोशिश करेंगे, या पॉलिटिकल एंगल की देखने की कोशिश करेंगे, है ना। किसी भी तरह की इमोशनल बातें नहीं होने वाली आज की क्लास में और आज के वीडियो में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है मैरिज, और आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अंत तक देखते रहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहस कर सकते हो शादी के ऊपर कि हम तुम जानते हो शादी के बारे में, तो हम बेटा तुमसे ज्यादा जानते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मैरिज के डेफिनेशन के ऊपर। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी होता है उसका डेफिनेशन, है ना। कोई पूछ दे भाई साहब शादी क्या है ना। तो सबसे बड़ा सवाल शादी क्या है। हर बाबू सोना एक दूसरे से पूछते हैं, बाबूजी मेरे पे शादी करोगे, बाबू सोना मेरे ताली करोगे, है ना। मेरे तो ताली करोगे। तो अब पूछना बाबू सोना से, बाबू सोना शादी क्या होती है बताओ हमें जरा, है ना, है ना। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम अभी। तो ये है हमारा डेफिनेशन। एक हमारे बड़े अच्छे थिंकर हुए थे जिनका नाम था मेलिनोवस्की। इन्होंने तो भाई साहब मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट ही कह दिया था। इन्होंने कहा था कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी किसके लिए, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए। समझ रहे हो। इतना गहरी बातें कह दी इन्होंने। मिलना चाहोगे इनसे। देखो ये है हमारे गुरुदेव। पहले मैंने हाईलाइट करके रखा था रेड रेड में। शकल देख रहे हो। अरे चश्मा पहन के हर बंदा अपने आप को होशियार समझ जाता है। हम भी कोशिश करेंगे अगली क्लास में चश्मा लेके आए। और देख रहे हो शकल, देख रहे हो अलग ही लेवल की शकल है इनकी। इन्होंने कहा था कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो काफी लोगों को ये गुस्सा आएगा कि हमारे 7 जन्मों वाले बंधन को कॉन्ट्रैक्ट कह दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कई सारे ऐसे थिंकर्स हुए थे जिन्होंने कुछ अच्छी बातें कही, कुछ बुरी बातें कही, तो लोगों को बुरा लगने वाला, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से सही कहा अगर ध्यान से देखो तो, है ना। तो कोई शायद थिंकर्स आया जिसने कहा कि मैरिज जो है सोशली एक्सेप्टेड कोहैबिटेशन है, लीगल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। किसी ने कमिटमेंट कहा तो किसी ने कुछ कहा। तो कई सारी डेफिनेशन आती है। अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया है। किसी ने इसको जैसे मेलनोवस्की साहब हो गए, इन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा फॉर प्रोडक्शन, है ना। किसी ने इसको कहा इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट लाइक मेल एंड फीमेल फॉर हैविंग फैमिली और फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ऐसे डेफिनेशन आते हैं मैरिजेस के। एक सोशोलॉजी का एक डिक्शनरी है जिसका नाम है कॉलिंस। उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैरिज की जो डेफिनेशन है वो है मैरिज जो सोशोलॉजी एक्नॉलेज एंड समटाइम लीगली रेटिफाइड यूनियन बिटवीन एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल। तो यहाँ पर एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल की बात की गई है, बट सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात नहीं की गई है, सॉरी, सेम सेक्स मैरिज की बात नहीं की गई है। आजकल लगभग बहुत सी कंट्री में जो है वो लीगल भी है। लगभग 29 कंट्री में ये चीजें लीगल है। तो कई सारे जो मॉडर्न जो सोशोलॉजिकल थिंकर थे ना, उनको ये बातें अच्छी लगती थी। वो कहते थे यार तुम इसमें दो ही ऑब्जेक्टिव है इस टाइप के डेफिनेशंस में। एक है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और प्रोक्रिएशन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है। मैरिज से तो भाई साहब एक जो उनको बहुत सारी मतलब चीजें ऐड करके देख सकते थे वो, है ना। सिर्फ आप सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्रोक्रिएशन की बातें कर रहे हो, है ना, और किसी चीज की बात ही नहीं कर रहे आप, है ना। और भी किसी चीज की बातें करो। जैसे लाइक इट इज द लेजिटिमेट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी लाइक फैमिली। क्योंकि यार देखो, जब मैरिज होगी तभी तो फैमिली डेवलप होगा, है ना। बिना मैरिज के फैमिली कैसे डेवलप होगा। इन्होंने ये चीजें सोचा ही नहीं। और एक बात और, इट ऑल्सो गिव्स द सोशल रिकॉग्निशन टू सेक्सुअल रिलेशनशिप ना। सोशल रिकॉग्निशन कौन देता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को, मैरिज देता है ना। आप खुद सोचो, ये मेंबर्स को सोसाइटी में सर्वाइवल भी तो देता है कि नहीं है।
आप सोचोगे यार मैरिज सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और रिलेशनशिप है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं मैरिज से जुड़ी हुई। वैसे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, अगर आप रिलीजन के तरीके से देखना चाहो तो, है ना। हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट या कई सारे अलग अलग मैरिज एक्ट हैं, है ना। उसमें बहुत सी मतलब उनमें रिचुअल्स होते हैं, उनके ट्रेडिशनल लेवल पे बहुत से फंक्शंस करके उनका अलग अलग मान्यताएं हैं। अब बेसिकली हिंदूज ट्रेडिशंस की बात करूँ तो उनका मानना है कि 7 जन्मों का बंधन होता है ना। आप 7 जन्मों के लिए एक, अगर आप शादी करते हो 7 जन्मों के लिए पति पत्नी हो जाते हो, अगले 7 जन्म आपको वही पत्नी वही पति मिलेगा, है ना। रियल लाइफ में तो यार आदमी बोर ही हो जाता है ना। तो प्रैक्टिकली चलो वो अलग टॉपिक है ना। प्रैक्टिकली क्या है, अब यार देखो रिलीजन में जाना है यार थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, लेकिन हम सोशोलॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से देखने देखने जा रहे हैं, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम ऊपर ऊपर ही बात करेंगे, है कि नहीं है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाँ, इनको तो भूलना मत यार, कॉन्ट्रैक्ट ही कह दिया था इन्होंने, है ना। एक हमारे थिंकर थे एडमंड लीच, इन्होंने बंडल ऑफ राइट कहा था मैरिड मैरिज को। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है ना, वैसे ही इन्होंने इनको बंडल ऑफ राइट कहा था कि आप मैरिज करते हो आपको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। किस टाइप के राइट्स देखिए। टोटल 10 राइट दिए थे इन्होंने, ठीक है। टोटल 10 राइट दिए थे इन्होंने। और ये जो राइट थे आपके, एक मिनट रुको, एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है, ठीक है सॉरी। ये जो इन्होंने 10 राइट दिए थे, इन्होंने डोमेस्टिक और किनशिप राइट दोनों दिए थे। इन जो 10 राइट में इन्होंने डिफाइन किया था कि एक एक राइट की बात करते हैं। इन्होंने कहा था मैरिज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लेजिटिमेट द ऑफस्प्रिंग, है ना। बच्चा पैदा करते हो, है ना, बच्चा होता है तो उसको पालना पोसना, है ना, ये सारा मैरिज से प्रोवाइड करता है ना। प्रोक्रिएशन विदाउट मैरिज स्टिल कंसिडर्ड अ टबू इन मोस्ट ऑफ सोसाइटी टिल डेट। यानी कि अगर आपका प्रोक्रिएशन होता है ना बिना शादी के, तो कई सारे सोसाइटी ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ये तबू है। जैसे आप बहुत सारी फैमिली होती है यार इंडिया में, तो बेसिकली होता ही है ना। अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो या आप प्रोक्रिएशन होता है आपका, तो बहुत भाई वो अभी भी एक तबू है, मतलब अच्छी चीज नहीं मानी जाती काफी सारे सोसाइटी में, है ना। आप मोस्टली जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, लाइक बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पंजाब तो फिर भी चलो है थोड़ा, ठीक है। तो उतना तो मुझे उसके बारे में पता नहीं पंजाब के बारे में। वैसे यूपी बिहार में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। या आप साउथ सदर्न साइड, सदर्न इंडिया जाओगे या ईस्टर्न साइड जाओगे या वेस्टर्न साइड जाओगे, तो इंडिया में लगभग हर स्टेट में लगभग ऐसा ही है। हर फैमिली आपको मिल जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट सेकंड है कि मैरिज प्रोवाइड्स फॉर सोशली अप्रूव्ड एक्सेस टू स्पाउस, सेक्सुअलिटी, लेबर एंड प्रॉपर्टी। देखो आपको एक बात तो पता है ना कि हाँ आपको प्रॉपर्टी राइट देता है, लेबर राइट देता है, स्पाउस सेक्सुअलिटी राइट देता है। समझदार है यार, सब समझ जाते हैं आजकल तो बच्चे, है ना। तो आपको हर चीज का राइट देता है, एक तरह का बंडल ऑफ राइट, इसलिए इन्होंने कहा था इसको। थर्ड है मैरिज ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एफिनल रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस एंड बिटवीन ग्रुप्स। देखो एक बार शादी होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि दो ही बंदे का रिलेशनशिप बनता है ना। दो ही बंदे रिलेशनशिप में आते हैं यार, उससे पूरा एक ग्रुप के बीच में रिलेशंस बनता है। जैसे कि अगर आप शादी करते हो आपको सास मिलेंगे, ससुर मिलेंगे, है ना। लड़कियों को ननद मिलते हैं। पता नहीं बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं यार जो शादी में, मतलब दो फैमिली आपस में एक रिलेशनशिप के बंधन में बन जाती है। कि ऐसा नहीं है कि यार दो ही एक बंदे बंदी है ना, तो दोनों यार शादी कर रहे हैं तो उन्हीं के बीच में रिश्ता बन रहा है, ऐसे बात नहीं है ना। कि बहुत सारे रिश्ते आपस में जुड़ते हैं, नई फैमिली क्रिएट होती है, नई टाइप की जॉइंट फैमिली भी बनती है, नाना नानी दादा दादी, पता नहीं कितने सारे रिश्ते क्रिएट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है मैरिज ऑल्सो कन्फेर्स वेरियस डोमेस्टिक राइट एंड इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हाउस होल्ड डिवीजन ऑफ लेबर एक्सेट्रा इन फैमिली। अब शादी के बाद ही तो होता है कि बहुत सारे डोमेस्टिक राइट आपको मिल जाते हैं। और देखो डिवीजन ऑफ लेबर भी क्रिएट होता है। अब एक पति पत्नी है, शादी हो रही है, तो हो सकता है पत्नी हाउसवाइफ रहे और पति बाहर कमाए, या दोनों बाहर कमाए, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। बच्चों की देखभाल या बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जिसमें लेबर का डिवीजन हो जाता है। तुम एक काम करोगे, मैं एक काम करूंगी, या तुम एक काम करो, हम एक काम करेंगे। तो एक तरह का डिसिप्लिन भी क्रिएट होता है। आप देखोगे ना मैरिज के बाद एक डिसिप्लिन भी क्रिएट होता है। अब ये जो
हमारे एडमंड लीच साहब थे, इतनी बात बोलने के बाद भी कहते हैं जितने भी यूनिवर्सल डेफिनेशन है ना मैरिज के वो सारे व्यर्थ हैं, सारे व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है तो भाई साहब वही जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ड में अगर देखो कि मैरिज की डेफिनेशन, तो मैरिज सिर्फ अपोजिट सेक्स तक ही सीमित नहीं है। एक मतलब सेम सेक्स में भी मैरिजेस होते हैं, तो ये सारे डेफिनेशन कहीं ना कहीं व्यर्थ से लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे व्यर्थ हैं। किसी किसी सोसाइटी में डेफिनेशन सटीक सटीक बैठते हैं। एक्चुअली मोस्टली बहुत से ऐसे सोसाइटी है जिसमें डेफिनेशन बहुत सटीक बैठते हैं, है ना, बहुत से ऐसी सोसाइटी है। बट अगर आप लेटेस्ट मॉडर्नाइजेशन देखो तो हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत होता है, क्योंकि आजकल देखो यार, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, है कि नहीं है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट हुई। तो ज्वाइंट फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, है ना। डेली रूटीन अगर आप देखो तो ज्वाइंट फैमिली के अलग अलग होंगे और न्यूक्लियर फैमिली के अलग अलग होंगे। तो काफी सारे चेंजेस आए हैं टाइम के साथ। इन्होंने डेफिनेशन दिया तो बहुत पहले दिया होगा, है ना। मुझे टाइम पीरियड याद नहीं है, मैं बता दूंगा या, ठीक है। तो बहुत से ऐसे डेफिनेशंस हैं जो आज के टाइम में तो लगता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, व्यर्थ से लगते हैं। लेकिन उस टाइम के लिए, जिस टाइम में डेफिनेशन आए थे ना, उस टाइम के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल सटीक बैठते थे। आज भी कई सारे सोसाइटी में है, ऐसी बात नहीं है ना। तो बहुत से ऐसे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस। कई तरह के टाइप्स होते हैं मैरिजेस के, जैसे आपका सिविल मैरिज हो गया, रिचुअलिस्टिक मैरिज हो गया, मोनोगैमी हो गया, पॉलीगैमी हो गया, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, अरेंज्ड मैरिज हो गया, लव मैरिज। जो आजकल करना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन क्या करें, घर वाले डंडे लेके पीछे पड़ेंगे, बेटा करके दिखाओ तुम। अनुलोम हो गया, विलोम हो गया, प्रतिलोम हो गया, प्रेफरेंशियल हो गया, री मैरिज हो गया, कम्युनिटी स्पेसिफिक हो गया, मैरिज टबू की बात करेंगे हम। तो बहुत चलो एक एक करके सारे डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारा सिविल मैरिज और रिचुअलिस्टिक मैरिज, है ना। चलो इसके ऊपर पहले बात करते हैं, सिविल मैरिज क्या होता है और रिचुअलिस्टिक मैरिज क्या होता है। कि देखो कई सारी सोसाइटी ऐसी है ना कि जहाँ पे सेकुलर मैरिज कर रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। कई सारी मैरिज में उनका खुद का ट्रेडिशन होता है, वे ऑफ मैरिज होता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है शादी करने का। कि हाँ तुम ऐसे करोगे, तुम 4 दिन तक भूखे रहोगे, 2 दिन तक भूखे रहोगे। बहुत सारे विधि विधान होते हैं, सटीक सटीक अगर वर्ड वर्ड की बात करो तो विधि और विधान, बहुत सारे विधि और विधान होते हैं शादी करने के लिए। लेकिन कई सारे मैरिज कपल्स होते हैं कि जैसे आप देखो, रिचुअलिस्टिक मैरिज या सिविल मैरिज में एक प्रॉब्लम ये भी है कि यार इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता। इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता, अगर दूसरे कास्ट की कोई लड़की है कोई लड़का है तो आप शादी नहीं कर सकते इस टाइप के मैरिजेस में, क्योंकि आपका सोसाइटी आपके खिलाफ रहता है। तो भारत सरकार, कई सारे गवर्नमेंट इसके पक्ष में आती है कि नहीं नहीं आप करोगे, इंटरकास्ट मैरिज करने का मौका देंगे। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि ये फ्रीडम देता है एडल्ट्स को, कि अगर आपका मिनिमम एज हो गया ना शादी का, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया में 18 साल लड़की के लिए और 21 फॉर द बॉयज। तो इसके तहत क्या है कि फ्रीडम मिलता है लड़के लड़की को, आप फ्री होकर शादी करो। एक बार आपका मिनिमम एज हो गया शादी का, फ्री होकर शादी करो, कोई आपको नहीं बोलेगा, है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है। ये इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज को भी सपोर्ट करता है, ये जो स्पेशल एक्ट है। तो अगर आपकी स्वेच्छा है, अगर आपकी मर्जी है किसी से शादी करने की, तो आप खुल के करिए यार, कोई नहीं रोकेगा आपको। कोई रोकने वाला होता ही है यार, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है, आप करिए। तो अगला है हमारा मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। बहुत बड़ा इशू भी कह सकते हो आप। आजकल के टाइम में अगर देखो तो पॉलीगैमी है ना, वो मोस्ट प्रीडोमिनेटेड फॉर्म ऑफ मैरिज है आज के टाइम में। क्योंकि अगर आप मुस्लिम का पर्सनल लॉ देखो तो कई सारी कंट्री में जो पर्सनल लॉ है मुस्लिम्स के, ये 4 शादियां करने के लिए अलाउ करती है कि आप 4 शादी कर सकते हो, है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है यार, ये जो ऑर्थोडॉक्स है वो कम हो रहा है, ये पॉलीगैमी काफी ज्यादा रिड्यूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा ही है, अब थोड़ा काफी ज्यादा कम हो गया है ना। तो ये काफी अच्छी बात है कि काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम
कम होने को आया है, लेकिन पहले था। पहले मुस्लिम्स जो 4 शादियां करते थे यार, कई राजा महाराजा, अगर एंशियंट टाइम में अगर आप देखो, हिंदू की बात करूं तो रामायण में भी अगर आप घुसो तो राजा दशरथ की 3 बीवियां थी, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स में होता है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी की बात करो तो मुस्लिम्स पर्सनल लॉ कई सारी कंट्री में अलाउ करती है कि आप पॉलीगैमी मैरिज परफॉर्म कर सकते हो, 4 अलाउ करती है। लेकिन ठीक है, लोगों के अंदर होश आ रहा है, लोग इसको बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। कई सारे देश जैसे कि यूएसए है, उन्होंने तो पॉलीगैमी मैरिज को बैन ही कर दिया है ना? उन्होंने बैन ही कर दिया है पॉलीगैमी मैरिज को। अब बात करने जा रहे हैं हमारा एंडोगैमी और एक्सोगैमी को। देखो, एंडोगैमी और एक्सोगैमी क्या है कि कई सारे सोसाइटी के लिए अलग अलग रूल्स हैं एंडोगैमी और एक्सोगैमी के लिए। जैसे कि अगर एक लड़की अगर एक गांव में पैदा होती है तो वो पूरे गांव की डॉटर मानी जाती है, पूरे गांव की बेटी मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस गांव में वो लड़की शादी नहीं कर सकती। मान लो अगर उस गांव में कोई लड़का हो जिससे प्यार मोहब्बत वाली बातें हो जाए, फिर वो शादी नहीं कर सकती, है ना? तो ये थोड़ा एंडोगैमी एक्सोगैमी एक्सोगैमी विलेज की एक्सोगैमी को अगर हटाकर भी देखो तो गोत्रा और क्लैन एक्सोगैमी भी बहुत ज्यादा फॉर्म किया जाता है। अब गोत्रा और क्लैन क्या है कि पहले पुराने जमाने में क्या होता है, ऋषि ऋषि हुआ करते थे। जैसे मेरी एक सोसाइटी है, तो कई सारी सोसाइटी मिलकर जैसे एक किसी ऋषि को फॉलो कर रही है, तो अपना गाय वहां बांधा करते थे। तो उनसे उनको गोत्रा मिलता था कि हम उस गोत्रा के हैं। तो गोत्रा एक्सोगैमी में क्या है कि आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। अगर आपका गोत्र मान लो कश्यप है और सामने वाला का भी कश्यप है, ठीक है, तो आप शादी नहीं कर सकते। आपका गोत्र मान लो भारद्वाज है और सामने वाला का भी भारद्वाज हो जाता है, आपका कौंडिल्य है, सामने वाला कौंडिल्य है, सांडिल्य है, ठीक है, तो आप शादी नहीं कर सकते, सेम गोत्र में भी शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ भी एक्सोगमी प्रैक्टिस की जाती है इस सिचुएशन में भी। तो अब देखो, सगोत्रा और सपिंदा एक्सोगमी भी इंडिया में परफॉर्म की जाती है, ज्यादातर साउथ इंडिया में हिंदू कम्युनिटी में ये परफॉर्म की जाती है। सपिंदा का मतलब होता है एक्चुअली कि आपका जो बर्थ पार्टिकल, आपका जो पार्टिकल ऑफ द बॉडी है वो सेम है, या आपने सेम पिंड दान किया हो, सेम एंसेस्टर का, तो उसको सपिंदा कहते हैं। उसका वर्ड का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। तो सगोत्रा एंड सपिंदा एक्सोगमी भी साउथ इंडिया में बेसिकली फॉर्म की जाती है कि आप कुछ सर्टेन रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिससे आप शादी नहीं कर सकते। हिंदू कम्युनिटी बेसिकली, चाहे वो सॉरी साउथ, सिर्फ साउथ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी काफी सारा है। तो आप हिंदू कम्युनिटी की बात करो तो कई सारे ऐसे जो सर्टेन रिलेटिव्स है ना जहां आप शादी नहीं कर सकते। जैसे आपके अपने चाचा की लड़की से शादी नहीं कर सकते, या आपके मामा की लड़की से। लेकिन ज्यादातर साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो कजन से काफी हद तक किसी न किसी रिलेशनशिप कजन से भी शादी की जाती है। मुस्लिम्स में तो काफी पास के रिलेशनशिप से भी शादी हो जाती है। जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 है, वो कहता है कि आप एक सर्टेन जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते। जैसे आप अपने पापा के 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते, 5 जनरेशन तक लोग रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते, और मदर साइड से 3 जनरेशन। ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 ये बातें करता है, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अरेंज्ड मैरिज एंड लव मैरिज। ये अरेंज्ड मैरिज वो करते हैं जिनकी लव मैरिज नहीं होती, है ना, और लव मैरिज वो करते हैं जो सोचते हैं कि अरेंज मैरिज तो करवाने वाला नहीं है। तो बहुत ही बड़ा इशू है दोनों में, और काफी सारे बंदे बर्बाद भी हो जाते हैं इस चक्कर में, अरेंज मैरिज और लव मैरिज के चक्कर में। अपार्ट फ्रॉम द जोक, चलो बात करते हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज के ऊपर। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, वैसे वैसे लव मैरिज जो हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। रोमांटिक रोमांस काफी ज्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में। और आपको पता है कि यूपी में बजरंग दल वाले भी हैं अपने बैठे हुए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे अब ये मैंने बोला मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी में ही लव मैरिज हुआ करते थे। अगर आप एंशियंट टाइम में देखो तो गंधर्व विवाह हुआ करता था, दैट इज ऑल्सो लव मैरिज। गंधर्व विवाह भी लव मैरिज हुआ करता था। तो आज के टाइम में ही लव मैरिज नहीं होता, पहले भी लव मैरिज हुआ करता था। लव एक बहुत पुराना टॉपिक है यार, बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये। संस्कारी, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा संस्कार होके बोलना पड़ता है, थोड़ा इमोशनली होके भी बोल सकते हैं, थोड़ा दुख जाहिर करके भी बोल सकते हैं लव मैरिज के बारे में। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अब एंशियंट टाइम में देखो गंधर्व विवाह हुआ करते थे, दैट वाज आल्सो लव मैरिज। तो आज के टाइम में भी लव मैरिज होता है ना। तो लव मैरिज शुरू चलता आ रहा था,
है, और शायद फ्यूचर में तो और ज्यादा होने वाला है। आप शिव जी और माता सती को देखो, उनका भी तो लव मैरिज हुआ था, है ना। और कृष्ण और राधा, सॉरी, उनका तो हुआ ही नहीं था, वो तो बेचारे फेल ही हो गए थे, ब्रेकअप हो गया था उनका, है ना। तो लव मैरिज। अगला है हमारा अनुलोम और हाइपरगेमी या प्रतिलोम, जिसको कहते हैं हाइपोगेमी। ठीक है। ये जो अनुलोम और प्रतिलोम है वो स्टेटस के ऊपर डिफाइन करता है। आप स्टेटस के हिसाब से मैरिज की जाती है ना। अब ये गरीब और अमीर वाला चक्कर नहीं है। ये क्या है कि जो हाइपरगैमी मैरिज में क्या होता है, जो आपका जो ग्रूम होना चाहिए, जो लड़का होना चाहिए, वो हायर स्टेटस का होना चाहिए, और जो ब्राइड है वो लोअर स्टेटस की होनी चाहिए। देखो ये क्यों परफॉर्म किया गया होगा, थोड़ा लॉजिकल, मतलब आप सोच सकते हो ना, ये थोड़ा मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। ये इसलिए बनाया गया होगा कि दहेज, आप दहेज जानते हो, डाउरी, ये बहुत ही बड़ा इशू है हमारे भारत देश में। तो ये इसके लिए इवॉल्व हुआ था इसका, कि ग्रूम जो होगा हायर स्टेटस का होगा, और ब्राइड लोअर स्टेटस की होगी, तो ग्रूम ज्यादा डिमांड कर सकता है ना। अब मम्मी पापा बोलेंगे मेरा बेटा तो भाई साहब सरकारी नौकरी लगी, पढ़ने में बड़ा खर्चा किया था, तो अब तो दहेज चाहिए हमें। दहेज में क्या चाहिए, एक बीएमडब्ल्यू चाहिए, एक रोल्स रॉयस चाहिए, दो चार फ्लैट चाहिए, दो चार घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। किडनी विडनी सब बेच कर दे दो हमें, हम रख लेंगे, क्योंकि हमारा स्टेटस क्या है, हायर है। उसी का अपोजिट है प्रतिलोम आपका। उसमें ग्रूम जो ब्राइड है उसका स्टेटस हाई होता है, और ग्रूम का जो स्टेटस होता है वो लो होता है। लेकिन ये जो टाइप है ना प्रतिलोम वाला, जो हाइपोगैमी है, ये आपको देखने को ना के बराबर मिलता है। अगर आप देखो ना सोसाइटी में, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो आसपास की अपनी सोसाइटी में, देख लो क्या देखने को मिलता है ना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो अगला, आप अरेंज मैरिज हो गया, लव मैरिज हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा आता है प्रिफरेंशियल मैरिज। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रेफरेंशियल मैरिज, प्रेफरेंस हमारा होता है इसमें, है ना। अब दो टाइप की चीजें हैं प्रेफरेंशियल में। एक आपका हो गया कजन मैरिज, एक होता है लेवरेट, एक होता है लेवरेट और एक होता है सेवरेट, सेवोरेट। एक होता है लेवरेट और एक होता है सेवोरेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लेवरेट क्या होता है कि जब एक लड़की का पति मर जाता है, तो वो जो होता है अपने पति के भाई से शादी करती है, इन केस देर इज नो चिल्ड्रन। ये होता है लेबोरेट। और एक होता है सेरोरेट। सेरोरेट में क्या होता है, इसका अपोजिट। अगर किसी लड़के का अगर पत्नी मर जाए, सॉरी, किसी लड़के का अगर पत्नी मर जाए, तो वो क्या करता है, उसकी बहन से शादी करता है। इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी भी कर सकता है ना। तो ये है लेबोरेट और ये है सेवोरेट। डिफरेंस पता चल गया, लेबोरेट एंड सेवरेट में। प्रेफरेंशियल मैरिज के दो टाइप है एक्चुअली। एक कजन मैरिज भी है। कजन मैरिज जो होता है काफी सारे इंडियन मुस्लिम्स में परफॉर्म किया जाता है, मुस्लिम्स कम्युनिटी में, और सम ऑफ द साउथ इंडिया आप जाओगे ना, तो उसमें हिंदू में भी परफॉर्म किया जाता है कजन मैरिज को, है कि नहीं है। अगर आप गैजेटर ऑफ इंडिया 1965 की बात करो, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रिसर्च किया था, उन्होंने कहा था कि जो लेवरेट जो मैरिज है ना, वो हरियाणा में अहीर के बीच में, या सम जाट्स कम्युनिटी में, या आप कह लो सम कास्ट ऑफ द यूपी सेक्शन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कास्ट। यूपी में भी कई सारे जगहों पे ये जो लेवरेट जो मैरिज है ना, काफी ज्यादा फॉर्म किया, काफी ज्यादा परफॉर्म हुआ था। याद रखना, गैजेटर ऑफ इंडिया 1965 के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रहा। अगला है हमारा रीमैरिज। अब देखो रीमैरिज किस किस केस में कर सकता है कोई, मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। रीमैरिज आप किस केस में करोगे, जब आपकी पत्नी मर जाए, या किसी औरत का पति मर जाए, मतलब विडो के केस में, या कई सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जिसमें रीमैरिज परफॉर्म होता है, या डिवोर्स के केस में भी कई सारे केस में होता है। देखो अगर आप डिवोर्स रेट की बात करो, मैं डिवोर्स के ऊपर आ गया था, तो यूएसए में जो डिवोर्स रेट है सबसे ज्यादा हाई है, 35% है डिवोर्स रेट। तो वहां पे जो रीमैरिज, जो शादियां हैं, रीमैरिज जो है, दोबारा शादियां, वो बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है वहां तो, वहां तो कॉमन है। किसी किसी सोसाइटी में अगर वुमेन के रिस्पेक्टिव में बात करें, तो किसी की सोसाइटी में तो यार वुमेन को रीमैरिज करने का अलाउ ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। खासकर अगर आप एंशियंट टाइम में जाओ, या मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखो पुराने टाइम पे, तो रीमैरिज ऑफ विडो का मतलब हिंदू सोसाइटी में तो भाई मना ही था।
आजकल तो नॉर्मल है, आजकल तो लोग काफी सोसाइटी में हो जाती है, लेकिन पहले नहीं था। तो इन द मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप बात करो तो राजा राम मोहन राय, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, वो लोग आए, आपका डलहौजी आया, तो इन लोगों ने क्या किया, जो री मैरिज विडो के एक मतलब अभियान चलाया कि नहीं है अब यार विधवा औरतें भी शादी कर सकती हैं। तो आज के टाइम पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले बहुत था। पहले तो मान लो 99.99% था भाई, है ना, री मैरिज नहीं कर सकती थी फीमेल्स कई सारी सोसाइटी में। बेसिकली हिंदू सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी स्पेसिफिक रूल बेस्ड मैरिज और मैरिज टबूज की। देखिए, जो कम्युनिटी स्पेसिफिक रूल बेस्ड मैरिज होती है ना, मतलब कई सारे ट्राइबल ऑफ इंडिया देखो ना, तो फोर्स मैरिज होता है, मैरिज बाय किडनैपिंग होता है ना, कोई किडनैप करके, कई सारे ट्राइबल्स में ये रिचुअल्स होता है कि आप अपनी जब लड़की को किडनैप करके लेके आओ तब आपकी शादी करवा दी जाएगी। ठीक है, फोर्स मैरिज, जबरदस्ती की शादियां होती है। ये जो फोर्स मैरिज और किडनैपिंग वाली मैरिज है, यूपी बिहार साइड में पहले बहुत होती थी। अभी भी होती है, नहीं होती यार इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पहले होती थी। ठीक है, तो ये फोर्स मैरिज और किसी बात कर रहा था मैं, किडनैपिंग। ठीक है, तो अभी भी कई सारे ट्राइबल का रिचुअल्स है। अगर हर ट्राइब्स को देखो, हर रीजन को देखो, हर ट्रेडिशन में देखो, हर सोसाइटी का अपना अपना ट्रेडिशन है शादी करने का। सबका अपना अपना स्पेसिफिक स्पेसिफिक कहूं, स्पेसिफिक तरीका है। जैसे हिंदू, बेसिकली हिंदू ट्रेडिशन की बात करूं ना, वहां पे 8 प्रकार के मैरिजेस हैं, है ना, गंधर्व मैरिज है, पिशाच मैरिज है, एक्सेट्रा यार 8 है। सबका तो मुझे नाम भी नहीं पता। ऐसे 8 मैरिजेस हैं। अगर आप मुस्लिम क्रिश्चियंस की बात करो तो इनका भी अलग अलग फॉर्म की मैरिजेस हैं, अलग अलग टाइप के मैरिजेस होते हैं, कई तरह के। अब मैरिज टबू की बात करता हूँ कि मैरिज टबू क्या है, कि मैरिज टबू में हर सोसाइटी का अपना एक मैरिज को गवर्न करने का तरीका है। कैसे, कि कई सारी सोसाइटी में आप क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में शादी नहीं, रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में प्रोहिबिटेड है ना। अब लेकिन कई सारी सोसाइटी है, जैसे सदर्न एरिया में आप जाओ, सदर्न इंडिया में, तो कई सोसाइटी में अलाउड है ना, सदर्न इंडिया की कई सारी सोसाइटी में अलाउड है। अगर मुस्लिम्स के अमंग देखो तो भाई साहब ये तो अलाउड है, मुस्लिम्स के अमंग तो क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में शादियां हो जाती है, लेकिन हिंदू में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली प्रोहिबिटेड है। अगर एज डिफरेंसेस की बात करो तो ये भी एक बहुत बड़ा, वो ऐसे कि आ, हमारे सोसाइटी में जो लड़कियों की एज होती है, होनी चाहिए, वो थोड़ी कम होनी चाहिए, और लड़कों की थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा एज डिफरेंस है। लेकिन आजकल तो यार काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाते हैं जहाँ पे लड़कियों की एज बहुत ज्यादा होती है और लड़कों की कम होती है, या लड़कियों, लेकिन उनके बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा पहले बता रहा था, लेकिन आजकल तो नहीं होता ना। जैसे आप देखो प्रियंका चोपड़ा, और क्या नाम था उसके पति का, बच्चा था ना उसका पति शायद, नहीं सॉरी था नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा उसके पति का यार, था कुछ भी नाम हो गया, आप लोग पढ़ता है, उतना फेमस आदमी होगा, मुझे नहीं पता, मैं उससे ज्यादा हूं ना फेमस, है ना। तो उनके बीच में ये डिफरेंस देखो, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है ना। आप कटरीना और करीना की बात कर लो तो यार, करीना कितनी छोटी है। मुझे तो ऐसा लगता है जब सैफ अली खान का जब शादी हो रहा होगा ना, सॉरी कटरीना करीना, सैफ और करीना, सैफ अली खान का जब शादी हो रहा होगा ना, पहली शादी जो उससे हुई थी, करीना छोटी सी थी, बच्ची थी, वो अंकल अंकल बुलाते, अंकल जी मुझे मिठाई दो ना। तो ऐसा था। तो एज डिफरेंसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मैरिज तबू की बेसिकली बात करूं तो। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बात है, सेम सेक्स रिलेशंस की बात है। जेम्स नील ने कहा अपने किताब, उनके किताब का नाम था द ओरिजिन एंड रोल ऑफ सेम सेक्स रिलेशंस इन ह्यूमन सोसाइटी। 2009 में उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सच मैरिजेस, मतलब सेम सेक्स मैरिजेस, हैव एग्जिस्टेड हिस्टोरिकली आल्सो, बट इन मोर सबटल फॉर्म। देयर लीगल रिकॉग्निशन इज समथिंग विच इज रिसेंट फिनोमिनन, है ना। उनका कहने का एग्जिस्ट पहले भी करती थी, लेकिन एक सबटल फॉर्म, बहुत कम थी। लेकिन जब से लीगल रिकॉग्निशन मिला है ना, जो रिसेंट फिनोमिना में उनको, रिसेंट सोसाइटी में उनको लीगल रिकॉग्निशन मिला है रिसेंट सोसाइटी में, तो ये बहुत ही रिसेंट फिनोमिनन है। पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अब भी करती है, पर अब ज्यादा लोग जानने लगे हैं। अगर 2020 के रिपोर्ट की, 2020 तक की रिपोर्ट की बात करो ना, तो 29 कंट्रीज ऐसे हैं ना जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। हमारा भारत भी उनमें से एक है। तो
गर्व की बात है कि हमारा भारत भी सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, नेगेटिव ट्रेंड विद मैरिजेस। कार्व के एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो मैरिज में जो नेगेटिव ट्रेंड है वो डाउरी, शादी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर किसी को सिर्फ पैसा चाहिए। अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी करवाने जाता है ना कहीं भी, तो लाइक मार्केट, एक मार्केट है कि उसको शादी करनी है किसी अच्छे लड़के से, तो उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है। उसकी बेटी चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, समृद्ध हो, सुंदर हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको लड़का उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा जितना उसके बाप के पास बैंक बैलेंस होगा। नहीं तो भाई साहब कोई चांस पैदा नहीं होता, है ना। ये बहुत बड़ा इशू है, ये डाउरी एक ऐसा इशू है ना यार, कि एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं सुनाता हूं आपको डाउरी के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छी कहावत है डाउरी के ऊपर। कहावत नहीं, मतलब एक शायरी सुन के पता, सुनना फिर बताना। चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया उसके अरमानों को, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया उसके अरमानों को। ये हर सोसाइटी की कहानी है दहेज के दीवानों को, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मतलब थोड़ा राइमिंग नहीं बनी। कहावत नहीं है, मतलब एक, अब सुनना फिर जज करना क्या है कहावत है यार, उससे कंफ्यूज जाता हूँ। देखो फोन से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, कि जेब में रखा पेन कोई मांग ले, हम देने में से हिचकिचाते हैं। जेब में रखा पेन कोई मांग ले, हम देने से हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं यार, जो कलेजों का टुकड़ा तक सौंप देते हैं, है ना। और बेशर्म है वो लोग जो इतनी कीमती चीज लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं। तो यार दहेज अच्छी बात नहीं है यार। देखो आप खुद सोचो, अगर आपको कोई कह दे कि यार 20 लाख रुपए दे दो, तो क्या क्या लगेगा आपको। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, 20 लाख रुपया भी दो, तो यार देखो बहुत हिम्मत, हालत खराब हो जाती है। सोचो यार वो बाप जो अपनी बेटी के लिए देता है कितना मजबूर होकर देता होगा ना, है ना। और हम लड़कों वालों को सोचना चाहिए, देखो यार दहेज कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है यार। तुम सर्व कर रहे हो, तुम बेच नहीं रहे ना लड़कों को यार। आप ऐसा सोच रहे हो मार्केट में बोल लगा रहे हो, देखो देखो इंजीनियर 10 लाख 10 लाख 10 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख, ये डॉक्टर आ गया 40 लाख 40 लाख 40 लाख, खरीदेगा खरीदेगा यार। ऐसा मंडी, सब्जी मंडी चल रही है ना। तो अगला आते हैं, अब है चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज भी बहुत बड़ा इशू था और है भी काफी ज्यादा सोसाइटी में। बेसिकली राजस्थान में अभी भी परफॉर्म की जाती है चाइल्ड मैरिज काफी जगह पे। तो ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड है जो कि रुकनी चाहिए, है ना। और एक अगला पॉलीगैमी, मैंने आपको बता ही दिया कि यार एक एक बंदे या चार 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 शादी कर लेते हैं, पांच पांच शादी कर लेते हैं, काफी जो सोसाइटी में अभी है, काफी जो सोसाइटी में अभी होता है अभी। तो ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड में काउंट होता है ना। तो 3 नेगेटिव ट्रेंड मैंने आपको बताया है जो मैरिज के साथ है। डाउरी हो गया, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ऐसे बहुत से हैं। आप खुद भी देख सकते हो बहुत से ऐसे नेगेटिव ट्रेंड हैं जो मैरिज के साथ चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, एंड करते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। उसके लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुछ भी लगा हो कि हाँ यार सही से मैंने बोला नहीं, या कुछ इशू रह गया, या आपको समझ में नहीं आया, या चेंज करना चाहिए कुछ पढ़ाने के तरीके में या बोलने के तरीके में, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। आप बाकी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो करो यार, देखो ग्रो करो, सबका शौक करता है ना ग्रो करने का। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। ये पिक्चर देखो आप, सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट और सीजीएल लास्ट अटेम्प्ट, है ना, लास्ट अपनी 10वां अटेम्प्ट, ऐसी हालत हो जाती है बंदों की। तो देखो एसएससी ने जो आजकल किया है ना यार, बहुत गलत कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। तो आप इन सब में साथ दीजिए, आवाज उठाइए, ये हम सबके लिए है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है या किसी पॉलिटिक पार्टी का, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये भाई हमारा करियर है ना, हमारी नौकरी से रिलेटेड है। तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो। आप इसको और ज्यादा फैलाइए, और ज्यादा चीजें लिख कर टैग कीजिए इसको। जितना फैलेगा उतना लोगों की मदद हो, मतलब
सरकार का आवाज आनी चाहिए यार, बहुत जरूरी है हमारे लिए। एज ए स्टूडेंट आपको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ठीक है, किसी भी धर्म से हो, किसी से रिलीजन हो, किसी को भी सपोर्ट करते हो, मोदी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, अच्छी बात है यार, करो। आप मोदी को अगेंस्ट हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप अगेंस्ट रहो मोदी जी की, लेकिन यार प्रधानमंत्री है ना मोदी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है भारत के, है तो यार उनका काम है रोजगार देना। आप टैग करो यार, बातें लिख के उनको टैग करो, मोदी रोजगार दो, ट्रेंड करना चाहिए, है कि नहीं है। इसी के साथ बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।